एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली सेना का इंतजार करता है। जैसे ही सेना उसके पास जाती है, ली उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो सेना ली से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? क्या तुम मेरे लिए पीली को छोड़ सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सीन कट होता है और इसके बाद हम मैकचुन को बियर शॉप में देखते हैं। यहाँ पे हंजू उसे कहती है कि तुम सडनली यहाँ पे कैसे आ गए? तो मैकचुन उसे बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है और वो हंजू से कहता है कि क्या हम दोनों फिर से अपने लाइफ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? चलो हम फिर से एक दूसरे को डेट करते हैं। ये सुनकर हंजू थोड़ी सी पीछे हटती है, बट मैकचुन उसे फिर से गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने जो अभी तुमसे कहा इसका जवाब तुम्हें अभी देना जरूरी नहीं है। तुम इसके लिए अपना टाइम लो और उसके बाद मुझे बताना कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन इस समय के लिए बस तुम ऐसे ही मेरे पास रहो। अब नेक्स्ट सीन में हम हंजू को ली के साथ उसके घर पे देखते हैं। यहाँ पे ली उससे कहता है कि हंजू तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारे ऊपर जो सॉन्ग को कॉपी करने का इल्जाम लगा था उसे सेना वापस ले रही है और अब तुम्हें कोई भी नहीं कहेगा कि तुम सॉन्ग को चुराती हो। ये सुनकर हंजू ली से कहती है कि आखिर सेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी एक म्यूजिशियन है और वो इस बात को नकार नहीं सकती है कि इतने सारे बीट्स में किसी का सॉन्ग किसी से मैच हो जाए। ये सुनकर हंजू खुश हो जाती है और कहती है कि ये सब तो ठीक है, बट तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है और तुम इतने सैड दिखाई क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तो ली कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेना के साथ एक एल्बम बनाऊंगा। ये सुनकर तो हंजू को अच्छा नहीं लगता है। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम ली और सेना को एक साथ एल्बम बनाते हुए देखते हैं। ये दोनों जब साथ में एल्बम रिलीज करते हैं तो लोगों को इनका सॉन्ग पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि हंजू की फ्रेंड भी इसी एल्बम को सुन रही होती है और इसके पास में हंजू भी बैठी होती है। इस एल्बम को देखने के बाद इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि मैंने सुना था कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक डेट कर चुके हैं। ये सुनते ही हंजू का मूड उतर जाता है। जब हंजू की फ्रेंड हंजू को इस तरीके से देखती है तब वो उसे कहती है कि बस ये एक अफवाह थी और पता नहीं इनके बीच में रियल में कुछ था या फिर नहीं, बस ये एक अफवाह थी और ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि आर्टिस्ट को लेकर इस तरीके के कई सारे रूमर्स तो आते ही रहते हैं, इसलिए तुम इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो। अब हम ली को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट ली से कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो ली कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी मत पूछना। पर फिर भी मना करने के बाद भी असिस्टेंट ली से पूछता है कि आपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इस समय काम क्यों किया? मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई एक भी ऐसा पर्सन होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरीके से काम करेगा। और आपको क्या लगता है, आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अगर इस समय इस तरीके से काम करोगे तो आपकी रिसेंटली में बनने वाली गर्लफ्रेंड हंजू आपको बिना बॉयफ्रेंड बनाए ही आपको छोड़कर चली जाएगी? क्या आप ऐसा चाहते हो कि हंजू आपको बिना डेट किए ही आपको छोड़कर चली जाए? अगर तुम इसी तरीके की हरकत करते रहोगे तो आई एम श्योर तुम्हारा रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाएगा। असिस्टेंट के समझाने के बाद भी ली इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता है और इसे ऐसे ही छोड़ देता है। अब रात के समय में हम हंजू को देखते हैं जो कि ली और सेना के एल्बम को देख रही होती है और इसकी बातों को याद करती है। साथ ही वो अपने फ्रेंड की डेटिंग की बातों को भी याद करती है और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप से ही कह रही होती है कि हंजू तुम बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? इधर हम ली को देखते हैं। ली की हालत भी हंजू ही जैसी होती है, वो भी अपने आप को बेकार समझ रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में ली और हंजू को बियर शॉप में देखते हैं। यहाँ पे हंजू सोचती है कि क्या मैं इससे एल्बम के बारे में पूछ लूं? इधर ली की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। वो भी सोचता है कि क्या मैं सेना और अपने बारे में इससे बता दूं? फिर दोनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं। तो ली कहता है कि हंजू पहले तुम कहो। तो हंजू कहती है कि मेरा बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम ही कहो। तो ली हंजू से कहता है कि ये सच है कि मैंने सेना को डेट किया था, बट अब उसके लिए मेरे दिल में कोई भी इमोशन नहीं है। अब बस हम अपनी कंपनी में एक कॉलीग जैसे ही हैं और हमारे बीच में अभी कुछ नहीं है। तुम हमारे रिलेशनशिप को ऐसे समझ सकती हो जैसे कि एटमॉस्फेयर में डस्ट होते हैं। बस हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही है और हमारे बीच में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें सेना के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखो। यहाँ पे ली अपने और सेना के बीच में सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है ताकि इसके और हंजू के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बट हंजू तो ली के सामने अपने आप को ऐसे दिखा रही होती है जैसे इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रही है। बट वो अपने अंदर ही अंदर सेना से बहुत ही ज्यादा जल रही होती है और ली से कहती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक सॉन्ग बनाओ या फिर चाहे कुछ भी करो, ये सारी चीजें मेरे लिए छोटी सी बात है। अब नेक्स्ट सीन में हम मैकचुन को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है और यहीं पे स्टाफ मेंबर होते हैं जो कि सेना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सेना लोगों के सामने कितना अच्छा बनने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ली को मैनेजर के साथ देखते हैं। यहाँ पे ली मैनेजर से कह रहा होता है कि जब मेरी सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी तब मैं फिर से एक एल्बम बनाऊंगा। ये सुनकर मैनेजर ली से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा न्यू एल्बम ब्लॉगर पीली के साथ होगा? तो ली कहता है कि हाँ, मैं पीली के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। तो मैनेजर कहते हैं कि क्या वो पहले से ही स्कैंडल में नहीं फंसी है जो तुम उसके साथ एल्बम बनाना चाहते हो? तो ली कहता है कि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और वैसे भी उसमें
उसमें पीली का कोई भी फॉल्ट नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ फिर से एल्बम बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैनेजर समझ जाते हैं कि ली ने सेना के साथ इसी वजह से एल्बम बनाया था ताकि वो पीली को बचा सके। इसलिए मैनेजर ली से पूछते हैं कि आखिर उसका तुम्हारे साथ रिलेशन क्या है जो तुम उसके लिए इतना ज्यादा स्टैंड ले रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उसके साथ एक एल्बम बनाना चाहता हूँ और आप तो जानते हो ना कि मैं जब किसी काम के पीछे पड़ जाता हूँ तब मैं उसे पूरा किए बिना नहीं रह पाता हूँ। तो मैनेजर कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, जिस तरीके से तुम मेरे सामने पीली और अपने रिलेशन को छुपा रहे हो वैसे ही लोगों के सामने छुपा कर रखना ताकि लोग तुम्हें परेशान ना कर सके। मैनेजर की बात सुनकर ली मुस्कुराता है और उसके बाद उनके कैबिन से बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है वहाँ पे मैकचुन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। ली मैकचुन की बातों को समझ नहीं पाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो मैकचुन कहता है कि मैं तुम्हें क्लियरली बताना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से हंजू हर समय खतरे में पड़ जाती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसे किस तरीके से बचाओगे। इतना कह के मैकचुन सेना के बारे में वो सारी बातें बता देता है जो कुछ भी सेना ने हंजू के साथ किया। जैसे ही ली ये सारी बातें सुनता है वो सेना से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाकर उससे बातें करता है। वो सेना के पास आकर उससे कहता है कि वो तुम ही पर्सन थी ना जिसकी वजह से मेरा और पीली का एल्बम बीच में ही रुक गया। तो सेना ली से कहती है कि तुम अचानक से ये क्या कह रहे हो, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो ली कहता है कि उस प्रॉब्लम को स्टार्ट भी तो तुम ही ने किया था ना। तो सेना कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे कि तुम ये बता सकते हो कि ये काम मैंने ही किया था? तो ली कहता है कि बस तुम कुछ ही टाइम तक वेट करो, फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम हंजू को कॉलेज में देखते हैं। यहाँ पे मैम बता रही होती है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद टीचर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हंजू अपनी फ्रेंड से कहती है कि नेक्स्ट वीक से मेरा कॉलेज करियर तो खत्म ही हो जाएगा। तो हंजू की फ्रेंड उससे कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास तो एक साइड जॉब है म्यूजिशियन का। ये सुनते ही हंजू थोड़ी सी घबरा जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि जरा धीरे बोलो, यहाँ पे कोई हमें पहचान लेगा। तो हंजू की फ्रेंड उससे कहती है कि जब प्रेसिडेंट और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं पहचान पाए तो दूसरे व्यक्ति तुम्हें क्या ही पहचानेंगे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हंजू का क्लासमेट उनके पास से गुजरता है जिसके बैग से हंजू का वॉलेट नीचे गिर जाती है। वॉलेट में हंजू का गिटार पिक भी होता है जो कि ये लड़का देख लेता है और जब ये यहाँ से बाहर जाता है तब वो इस गिटार पिक के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने इस गिटार पिक को कहाँ देखा था। तभी उसके पास सेना कॉल करती है बट ये उसके कॉल को रिसीव नहीं करता है और कहता है कि ये कितनी अच्छी है लोगों को परेशान करने में। अब हम हंजू को देखते हैं जो कि ऑनलाइन कोर्स कर रही होती है। तभी उसे मैकचुन की याद आती है और उसके बाद वो मैकचुन को मैसेज करती है और उसे अपने पास बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ पे हंजू को देखने के बाद मैकचुन को ऐसा लगता है कि शायद वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, इसलिए वो उससे कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग टाइम था, तुम मेरे पास वापस आ गई। बट पीली यहाँ पे उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अब ली के साथ रहना चाहती हूँ। तो मैकचुन हंजू से कहता है कि तुम्हारी लाइफ और ली की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा अलग है, फिर तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे? तो हंजू मैकचुन से कहती है कि मुझे पता है कि हम दोनों की लाइफ बहुत ही अलग है, मुझे नहीं पता कि एंड में क्या होगा, बट फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद हंजू कहती है कि मेरी वजह से काफी सारे लोगों को दर्द सहनी पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। और ये जो तुमने मुझे गिटार पिक दी थी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन ये इस समय टूट गई है, बट मैं इसे फिर भी अपने पास रखना चाहती हूँ एक अच्छी याद के साथ। अब घर आने के बाद हंजू इस गिटार पिक को रख देती है और एक नए गिटार पिक से अपने गिटार को बजाती है। अब नेक्स्ट डे हम फिर से ली और हंजू को बियर शॉप के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ली हंजू से कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए क्या मैं फिर से सैड हो सकता हूँ? ये सुनकर हंजू कहती है कि क्या तुम एक छोटे से बच्चे हो जो तुम्हें सैड होना है? और इसके बाद ये स्माइल करने लगती है। और वैसे तुम हमेशा सैड क्यों रहना चाहते हो और तुम्हारा मूड खराब क्यों है? तो ली कहता है कि तुम तो जानती हो ना, मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ वो बहुत ही इनसिक्योर है, इसलिए मैं कुछ टाइम तक उसके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मेरा मूड खराब हो और मैं सैड हूँ तब वो मुझे मनाए। ली की सारी बातें हंजू को बहुत ही पसंद आती है। उसके बाद हंजू ली को एक पेन ड्राइव देती है। उसे देखकर ली पूछता है कि इसमें क्या है? तो हंजू बताती है कि मैंने भी कुछ टाइम तक काम किया था, इसमें एक सॉन्ग रिकॉर्ड है। वो कहते हैं कि क्या मैं इस सॉन्ग को अभी यहाँ पे सुन सकता हूँ? तो हंजू कहती है कि नहीं, जब तुम अपने घर जाना तब इस सॉन्ग को वहाँ पे सुनना। ली इसके बाद भागते हुए घर आता है और घर आने के तुरंत बाद वो हंजू के सॉन्ग को सुनता है। हंजू ने इस सॉन्ग में ली को इनडायरेक्टली प्रपोज किया होता है। अब हम हंजू को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है और सोचती है कि क्या ली ने अब तक इस सॉन्ग को सुन लिया होगा। तभी हंजू के पास ली का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी? तो हंजू से बताती है कि मैं बस सोने ही जा रही थी। तो वो उसे कहता है कि खिड़की के पास आओ और वहाँ से देखो। जब हंजू वहाँ पे जाकर बाहर देखती है तब वो देखती है कि ली अपने कार से बाहर निकलकर खड़ा है।
वो उसे इस टाइम यहाँ पे देखकर घबरा जाती है और नीचे जाने लगती है। नीचे जाने के बाद ली उसे एक कोने में खींच लेता है। इसके बाद हंजू ली से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो हंजू उसे बिना बताए उसे किस कर लेता है। फिर वो हंजू से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये सॉन्ग दे दो, और उसके बाद वो फिर से हंजू को किस करता है। और उसके बाद ली उसे उसी टाइम लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुमने मुझे वो प्यारा सॉन्ग दे दिया इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। यहाँ पे हंजू ली से कहती है कि तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सॉन्ग क्यों बनाया था। ली उसे पूछता है कि तुम सडनली यहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, तो हंजू कहती है कि क्योंकि मैं बहुत ही जेलस फील कर रही हूँ। और इसके बाद ये घूमने लगते हैं। यहाँ आने के बाद ये यहाँ के प्यारे से मौसम को देखते हैं, यहाँ की चीजों को एंजॉय करते हैं और उसके बाद साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम हंजू को उसके क्लासरूम के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ली उसे मैसेज करता है और कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम एक अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ। वो इस मैसेज को पढ़कर स्माइल कर रही होती है, तभी वो लड़का फिर से आता है और फिर से इनकी टक्कर हो जाती है और इस बार भी हंजू का ग्रेड पिक नीचे गिर जाता है और ये लड़का उसे उठाकर उसे दे देता है। फिर वो वहाँ से बाहर आके सोचता है कि ये तो ग्रेड पिक अलग है और उसके बाद वो पीली की वीडियो निकालकर उसे देखने लगता है। यहाँ पे उसे हंजू को लेकर शक होती है, बट जब वो ग्रेड पिक को देखता है तब उसकी उलझने और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वह इस समय कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता है, इसलिए वो उसकी बहन के पास जाता है। अब यहाँ पे हंजू का क्लासमेट उसकी कजन से उसके बारे में बात निकलवाने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में जिंगजंग से वो पूछता है कि क्या हंजू को म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिर क्या उसके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जस्ट लाइक गिटार जैसी। तो जिंगजंग कहती है कि उसे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर वह ऐसा करेगी तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ये सुनते ही वो अपने मन में कहता है कि तो फिर उसके पास गिटार पिक क्या कर रहा था। फिर वो जिंगजंग से पूछता है कि फिर वो बियर शॉप में क्या करती है, तो जिंगजंग उसे बताती है कि वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करती है। ये सुनते ही ये जिंगजंग से वहाँ का एड्रेस मांग लेता है। अब यहाँ पे ली और हंजू बियर शॉप के अंदर अपने एल्बम का रिहर्सल कर रहे होते हैं। रिहर्सल खत्म हो जाने के बाद ली हंजू से पूछता है कि तुम इसके बाद अब क्या करने वाली हो, तो ली कहती है कि मैं जो कुछ भी करना चाहती थी वो मैंने अब कर ली और अब मैं एक साइड जॉब करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनते ही ली शाय हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को अनकंफर्टेबल करा देती हो। फिर हंजू ली से पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तो ली कहता है कि ऐसा मेरा कोई तो प्लान नहीं है। तो हंजू कहती है कि तुम इस दुनिया को जानते हो ना, यहाँ पे गोल्स रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा गाना ही गाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे गानों को सुनना भी चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर हम उस क्लासमेट को देखते हैं जो कि बियर शॉप को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि बियर शॉप के बाहर हंजू और ली है और यहाँ पे वो दोनों काफी खुश हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर वो उनकी फोटोज को क्लिक करने लगता है और कहता है कि ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिल गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम हंजू को देखते हैं जो कि एक व्हाइट ड्रेस पहनी होती है। तभी उसके पास ली मैसेज करता है और कहता है कि लेट मत होना। तो हंजू कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो ली से कहती है कि मेरे पास कुछ है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। कॉल कट करने के बाद जब हंजू अपने फोन को चेक करती है तब वो देखती है कि एक बार फिर से वो पिछली वाली लड़की टीवी पे आकर इन दोनों के बारे में गलत न्यूज फैला देती है, जिसकी वजह से हंजू को काफी सारे मैसेज आने लगते हैं कि क्या ये न्यूज सच है, तुम सच में ऐसा कुछ कर रही हो। इन सारे मैसेज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर ली की भी कंपनी को काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। उनकी कंपनी को काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए मैनेजर ली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब रिपोर्टर्स तुमसे पूछेंगे तो तुम सिर्फ इतना कह देना कि तुम दोनों साथ में एल्बम बनाना चाहते थे, इसलिए तुम दोनों साथ में थे और इसके आगे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ऐसा कोई भी बात उनके सामने मत कहना। ली कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ और आप रिपोर्टर का भी बात हटा दीजिए, क्योंकि पीले ने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है। अगर वह ऐसा करेगी तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तो मैनेजर कहते हैं कि तुम ही बताओ कि मैं एक ब्लॉगर के लिए क्या करूँ, क्या मैं उसकी वजह से अपनी कंपनी को रिस्क में डाल दूँ। तुम्हें आज ये फैसला लेना ही होगा कि तुम्हें कंपनी में रहना है या फिर उसके साथ रहना है। अब हम हंजू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि आखिर इस सारे न्यूज को किसने फैलाया है, क्या तुम्हें पता है। तो हंजू कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए बियर शॉप की तरफ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे काफी सारे ब्लॉगर और रिपोर्टर्स खड़े हैं। वो इन सभी को देखकर घबरा जाती है। तभी वहाँ पे मैक्चुन आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम जानती हो ना कि ली एक आइडल है और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जल्द ही कुछ एक्शन ले लो ताकि ये प्रॉब्लम्स यहीं पे ही खत्म हो जाए। इधर हम देखते हैं बियर शॉप के पास अभी काफी सारे लोग खड़े होते हैं। तभी अंदर से इस शॉप की ओनर आती है जो कि हंजू से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि अभी हमारी दुकान के सामने बहुत सारी मक्खियाँ आके बैठ गई हैं, इसलिए अभी दुकान को खोलना सही नहीं होगा। ओनर की बात सुनकर यहाँ के लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं। उसके बाद ओनर फिर से
कहती है कि तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम इस टाइम किसी वेकेशन पे चली जाओ ताकि ये सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वैसे क्या तुम अभी ठीक हो? तो हंजू कहती है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। अगर मैं सच बताऊं कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ तो मैं इस समय बहुत ही डरी हुई हूँ। ओनर हंजू को समझाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि लाइफ कितनी प्रॉब्लम से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें इन सारी चीजों को अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो। अभी तक हम ली और हंजू को देखते हैं जो कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि ये अपने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें और इससे कैसे बाहर निकले। तभी हंजू ली के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को इस सिचुएशन में बिल्कुल भी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत आए तो तुम बस मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हमें अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, हमें साथ में सॉन्ग्स बनाने हैं, हमें साथ में रहना है। हंजू की ऐसी बातें सुनकर ली उससे कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझसे अभी बात कर रही हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे गुड बाय कर रही हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है। हंजू से कहती है कि देखो तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैं कहीं पे जा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि इस प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ टाइम तक एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। और इसके बाद वो फोन को कट कर देती है। कुछ टाइम बाद हम हंजू को देखते हैं जो कि कैमरा के सामने बैठी होती है और कहती है हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीली है। और यहीं पे इस ड्रामे का 7th सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।